हम डिस्कस किया था? कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? रियल नंबर या रेशनल नंबर? इरेशनल तक हम कर रहे थे ना। इरेशनल का मैंने तुम्हें डेसिमल एक्सपेंशन शायद कुछ बताया था। मैं तुम्हें बताया था डेसिमल एक्सपेंशन 3 तरीके का होता है। कौन कौन सा होता है बताया था? टर्मिनेटिंग नंबर 1, दूसरा था नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग, और नंबर 3 था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसमें मैंने आपको बताया था जो टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होता है जिसमें पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। जैसे 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, पूरा हो गया तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ, मतलब डेसिमल खत्म हो गया, पूरा पूरा डिवीजन चला गया। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग, यानी टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है। जैसे अगर मैं 1/3 को 1 से 3 को डिवाइड करूँ, सॉरी 1 को 3 से डिवाइड करूँ तो 0 पॉइंट लगाएंगे, पहले 0 बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा। भैया ये बाद में क्लास ले 0 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो क्या करेंगे? 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 यही आता रहेगा। यानी टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, तो इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है। अब कुछ नंबर ऐसे होते हैं, आपने बचपन में जो डिवीज़न किया था या कुछ अभी मैं एग्जाम्पल भी बताऊँगी, जिसमें आप जब डिवाइड करते थे तो ना तो डिवीज़न खत्म होता था ना कोई नंबर रिपीट होता, कुछ भी नंबर आते जाते थे, 0.1 2 3 4 7 8 9 कुछ भी आता ही जा रहा है। ठीक है, कोई सीक्वेंस नहीं है उसमें, तो उसको कहते थे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जैसे मान लो ये नंबर में लिख दिया 7 1 2 5 4 3 8 आते ही जाएगी, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये जो दो कंडीशन ऊपर वाली हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल में और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल में, इन दोनों में ही जो नंबर होता है वो रेशनल नंबर होता है। क्या होता है? रेशनल। और तीसरी जो ये कंडीशन है, ये जो नंबर होता है ये इरेशनल नंबर होता है। कैसे नंबर होते हैं? इरेशनल। और पहचान कैसे होगी? तो देखो इरेशनल नंबर जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं ना रूट के अंदर, जैसे प्राइम नंबर जानते हो ना, प्राइम और कंपोजिट। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं, जैसे 2, जैसे 3 सीधे बटन, जैसे 5, जैसे 7, जैसे 9 नहीं होता, 9 ऑड है प्राइम, 11 13 17 ऐसे नंबर। अगर इन पर हम रूट लगा लें, जैसे √2, जैसे √3, जैसे √5, जैसे √7 एक्सेट्रा, तो ये सारे होते हैं इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू जब हम डेसिमल में निकालेंगे तो वो ऐसी वैल्यू आती है जो कभी ख़त्म नहीं होती डेसिमल के बाद और रिपीट भी नहीं होती। ठीक है। इसमें होता क्या है? देखो ये जो दो कंडीशन है ना बेटा, इसमें तुम इसको इसमें और इसको इसमें चेंज कर सकते हैं इजीली। अगर मैं तुमसे कहूँ कि 1/2 को डेसिमल में दिखाओ तो तुम डिवाइड करके उसको इजीली 0.5 लिख सकते हो। और अगर मैं कहूँ 0.5 को फ्रैक्शन में दिखाओ तो तुम्हें बचपन में सिखाया ही गया है, पॉइंट हटा दो, 0 बढ़ा दो नीचे, 5 बन जा 5 5 मुझे आ गया 1/2। यानी इससे ये और इससे ये बनाया जा सकता है। ऐसे ही इससे ये और इससे ये बनाना आपने 9th में सीखा था ना। यानी इसको भी एक दूसरे में चेंज किया जा सकता है, पर यहाँ ये पॉसिबल नहीं होता। ठीक है। तो इरेशनल नंबर की एक तो पहचान ये हो गई कि जितने भी रूट वाले नंबर होते हैं जो प्राइम होते हैं वो सारे क्या होते हैं? इरेशनल। अब क्लास 10th में हम टॉपिक पे आ रहे हैं धीरे धीरे। बस चल मिल गया। ठीक है। अब सुनो मेरी बात। अब आपका जो चैप्टर का नाम है दैट इज रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। जो नंबर लाइन होती है ना, देखो वैसे ध्यान से सुनो मेरी बात को, मैं पूछूंगी इसको। नंबर्स को ऐसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नंबर को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? 2 में। एक होते हैं रियल और एक होते हैं इमेजिनरी। क्या होते हैं? इमेजिनरी। यानी रियल माने जो रियल असली हैं, जो असली में एग्जिस्ट करते हैं, और होते हैं इमेजिनरी यानी काल्पनिक नंबर, जिनकी जो है नहीं, हमने उनकी कल्पना कर ली। ये नंबर अभी आपके सिलेबस में नहीं है, आपको नहीं पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है? रियल नंबर। रियल नंबर वो नंबर है बेटा जिनको हम नंबर लाइन पे दिखाते हैं। जो हम नंबर लाइन बनाते हैं इसमें जो नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। तो यहाँ होते हैं 0, फिर 1 2 3 ऐसे ही चलता जाता है। फिर ये -1 -2 लेफ्ट में माइनस में चलता जाता है। ये सारे जो नंबर अभी मैंने लिखे ये सारे इंटीजर्स कहलाते हैं ना। अब ये जो नंबर लाइन होती है ना, इसमें जो नंबर होते हैं वो या तो रेशनल होते हैं या इरेशनल होते हैं। माने ये रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन होती है, और इन दोनों को मिलाकर ही रियल नंबर्स कहते हैं।
क्या कहते हैं, रियल नंबर। तो कोई आपसे पूछेगा कि सारे रेशनल नंबर रियल होते हैं, आप कहेंगे हाँ। अगर क्वेश्चन पूछा जाए एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर, यस। एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, यस। बट एवरी रियल नंबर इज रेशनल, नो, ये फॉल्स हो जाएगा। एवरी रियल नंबर इज इरेशनल, नो, ये भी फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एवरी रियल नंबर रेशनल नहीं होता, वो तो या तो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। तो यानी सीधा पूछे तो ट्रू है, मतलब रेशनल नंबर सारे रियल हैं, इरेशनल नंबर भी सारे रियल हैं। पर अगर उल्टा कर दिया जाए क्वेश्चन कि सारे रियल नंबर रेशनल है, नो, सारे रियल नंबर इरेशनल है, नो। रियल नंबर कैन बी आइदर रेशनल और इरेशनल, बट एवरी रियल रेशनल नंबर इज रियल एंड एवरी इरेशनल नंबर इज रियल। क्लियर है? कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? हुआ तो नहीं? ठीक है, समझ में आ गया ना? ये हो गया। अब हम यहाँ जो पढ़ेंगे, जो आपको क्लास 10th की पहली एक्सरसाइज करनी है, उसमें आपको सुन लीजिए, यहाँ पहली एक्सरसाइज में से जो क्वेश्चन आता है, अभी मैं बोर्ड की बात डिस्कस करती हूँ आपसे, इसीलिए मैं रुकी भी थी इन बच्चों के लिए कि मैं आपको वो डिस्कस करूँगी जो गलतियाँ बोर्ड में अभी जो CBSE में हम इवैल्यूएशन करते हैं, क्या गलतियाँ बच्चों ने की थी और क्या क्वेश्चन आए। एक क्वेश्चन आया था, 2 नंबर दिए थे, 456 या समथिंग ऐसा, 466 और 452 जो भी नंबर थे, 400 में 2 नंबर थे, और ये बताना था कि स्मॉलेस्ट मल्टीपल लिखो, इसका स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल लिखो। ठीक है, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल लिखो। तो बच्चों ने स्मॉलेस्ट वर्ड समझ के क्या सोचा कि SCF निकालना। स्मॉलेस्ट से क्या सोच लिया उन्होंने, SCF निकालना है। ठीक है, तो वो SCF नहीं निकालना था। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, मैंने आपको 6th क्लास में पढ़ाया था, मल्टीपल और फ्रैक्शन पढ़ाया था ना। ये बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन आज तक बच्चों के क्लियर नहीं। बोर्ड में ये गलती 100 में से 80 बच्चों ने की, सब कुछ सही किया था, लास्ट में आंसर गलत क्या। जैसे मैं आपसे कहूँ, छोटे से सीखते, 12 मैंने ले लिया, 15 मैंने ले लिया, मैं आपसे कहूँ 12 के फैक्टर लिखो। ठीक है, तो आप लिखेंगे 2 × 2 × 3 और 15 के लिखेंगे 3 5 जा 15, यही होंगे। ठीक है, अगर फैक्टर कहा जाए, ये मैंने ऐसे लिख दिया, आप इसको ऐसे भी करते हैं ना, फैक्टर आप ऐसे निकालते हैं ना, ऐसे तो निकालते थे ये, तो यही आएंगे। 15 के आप ऐसे निकाल लेते थे, 2 से जाएगा नहीं, 3 5 जा 15, फिर 5 से जाएगा ये, तो इसके हो गए ये। इसके इतना समझ आ रहा है? ये बच्चों ने वहाँ जो 2 नंबर आए थे, कुछ ऐसे आए थे, चाहे 452 या 466, ऐसे 2 नंबर आए थे, दोनों के फैक्टर उन्होंने कर लिए। इतना तक हर बच्चे ने सही किया। उसके बाद अब उसमें लिखा था स्मॉलेस्ट मल्टीपल। बेटा मल्टीपल का मतलब वो होता है जो मल्टीप्लाई करके मिलता है, और जो मल्टीप्लाई करके मिलेगा वो नंबर हमेशा दिए गए नंबर से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। तो उन्होंने क्या करा, यहाँ तक तो क्वेश्चन सही करा, लास्ट में स्मॉलेस्ट वर्ड देके इसका SCF निकाल दिया, जबकि निकालना क्या था, LCM। क्या निकालना था, LCM, क्योंकि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कह रहा है। अब उसने LCM वर्ड डायरेक्ट नहीं लिखा, मल्टीपल लिख दिया, खाली स्मॉलेस्ट मल्टीपल, तो उसमें बच्चे कंफ्यूज हो गए। अब इन्हीं दोनों का अगर मैं आपसे कहूँ कि SCF निकालो, तो SCF कैसे निकालते हैं, कॉमन क्या लेते हैं, कॉमन फैक्टर लेते हैं, कॉमन फैक्टर लेते हैं। और मल्टीपल कैसे निकलता है, ध्यान से सुनिए, जब हम फैक्टराइजेशन से SCF और LCM निकालते हैं तो निकालते कैसे हैं, देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। ठीक है, तो 2 यहाँ है पर यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है पर यहाँ नहीं है, तो क्या लेंगे, यहाँ से ले लेंगे 3 और यहाँ से भी ले लेंगे 3, तो इसका SCF क्या हो गया, 3। यानी ऐसा सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा, ऐसा बड़ा, यहाँ हाईएस्ट वर्ड आता है लेकिन फैक्टर आता है, ये होगा तो सबसे बड़ा, लेकिन होगा फैक्टर, नंबर से तो छोटा ही होगा। ठीक है, और कॉमन वर्ड बीच में आता है। लेकिन जब हम LCM निकालते हैं तो LCM निकालने में क्या करते हैं, उसमें कॉमन नहीं देखते, उसमें सारे फैक्टर देखते हैं और उसकी हाईएस्ट पावर देखते हैं, लोएस्ट नहीं, हाईएस्ट। कैसे, यहाँ पर 2 कितनी बार आया है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 × 3 और 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो ये नहीं देखेंगे कि 2 दोनों में होना
आना चाहिए। बस ये देखना चाहिए, देखेंगे कि 2 किसी का एक का फैक्टर तो है ही और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो वो ले लेंगे। 2 की हाईएस्ट पावर हो गई 2 ले लिया। फिर 3 भी एक फैक्टर है, 3 भी ले लिया। फिर 5 भी है तो 5 भी ले लिया। ठीक है, सारे फैक्टर लेते हैं इसमें और हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो 5 की हाईएस्ट पावर 1 ही है, 3 की हाईएस्ट पावर भी 1 ही है। इसमें भी अगर यहाँ 3 का स्क्वायर होता और यहाँ 3 एक बार होता तो स्क्वायर वाला लेते। ठीक है, 3 भी ले लिया। 2 2 बार आया है तो हाईएस्ट पावर 2 भी ले लिया। यानी एलसीएम निकालने में दोनों में से जितने फैक्टर अलग अलग आए सारे लेते हैं और सबकी हाईएस्ट पावर लेते हैं, चाहे दोनों में से किसी में एक में आया हो। ज़रूरी नहीं है कि दोनों में हो, किसी भी एक में हो तो ले लेंगे उसको। ठीक है, तो ये कितना हो गया देखो, 4 3 जा 12 5 जा 16, तो इसका एलसीएम कितना होगा 60। ठीक है, अब बच्चों ने क्या करा, इसके फैक्टर एकदम सही निकाले, इसके फैक्टर एकदम सही निकाले और लास्ट में दोनों का क्या निकाल दिया, एचसीएफ। 14 आंसर निकाल दिया उन्होंने, मैक्सिमम बच्चों ने किया था, जबकि इसका आंसर था 2 1 5 1 2 ऐसा कुछ आंसर था, ये निकालना था। यानी एलसीएम नहीं, एलसीएम निकाल। तो ये आपको याद रखना है कि एचसीएफ और एलसीएम दोनों फैक्टर से ही निकलता है, लेकिन कैसे कैसे निकालते हो, कौन सी कंडीशन में क्या पूछा है, ये भी ज़रूरी है। ये मैंने बेसिक आपको क्यों बताया, ये क्वेश्चन भी है आपको यहाँ पढ़ना है। देखो मैं थ्योरम आपको बाद में पढ़ा रही हूँ, क्वेश्चन मैंने आपको पहले पढ़ा दिया क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। देखो यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप मार्क कर लीजिएगा, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, किताब नहीं खोलनी, अभी मैं बताऊंगी कहाँ पर है, अरिथमेटिक। बुक खोलने की जरूरत जब आपको होगी मैं बता दूंगी, बुक घर में खोला करिए, या जब मैं कहूँ तब। यहाँ मैं पढ़ा रही हूँ, आपको बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं। फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल मैंने बिल्कुल बेसिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है, ये आता है कभी कभी क्वेश्चन, ये आ जाता है एक्सप्रेस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, क्योंकि इस चैप्टर में एक ही थ्योरम है। कभी कभी उसको नाम से 2 नंबर में पूछ लेता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक लिखिए, यही क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। और हम जब पीटीज के पेपर हम बनाते हैं, फाइनल का पेपर हम नहीं बनाते, तो कभी कभी हम भी दे देते हैं पीटी 1 में कि राइट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या देते हैं, राइट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। पढ़ लो, अभी बताती हूँ मैं तुमको, सारा कुछ करो, तुम्हारी पढ़ने में ध्यान बिल्कुल नहीं है। कल तुम मुझे यहाँ पर एक्सप्लेन करोगी व्हाट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, राइट? ठीक है, टुमारो यू विल एक्सप्लेन। अभी चलेगा तुम्हारा यहाँ एक्सप्लेनेशन का दौर, फिर पता चलेगा तुम्हें। जब पढ़ा रही हूँ तो तब नहीं पढ़ना है, यही छोटी छोटी चीज़ें। 10th क्लास में बेटा अगर आप क्लास के सिर्फ 25 मिनट अगर ध्यान लगा के पढ़ लेना, मैं गारंटी देती हूँ कि आपको घर पे कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, जो आपकी किताब रह गई है। गारंटी मैं स्टैम्प पेपर पर लिख के दे दूँगी, जो बच्चा क्लास को पूरे अपने 100% डेडिकेशन के साथ अटेंड कर लेगा, उसको घर में कुछ भी एक्स्ट्रा मैथ्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आज की डेट में जो आपके मैथ्स का सिलेबस है उसके लिए। लेकिन जो ध्यान नहीं देगा, फिर वो चाहे घर में पढ़ ले, चाहे ट्यूशन में पढ़ ले, चाहे एक्स्ट्रा बुक से पढ़ ले, वो कुछ नहीं करेगा। जिसको सीखना होगा वो यही 20 मिनट की क्लास में सीख के खत्म कर लेगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, एंड इट इज़ यूनिक। माने हर कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है, और ये हर एक के लिए यूनिक होता है। यूनिक माने अलग अलग। जैसे तुम्हारा सबका नाम, वैसे नाम के लिए बात कही नहीं जा सकती, नाम तो 2 लोगों का सेम भी होता है, लेकिन तुम्हारी सबकी शक्ल यूनिक है, यानी जैसी शक्ल इसकी है वैसी इसकी नहीं है। तो यूनिक माने जो सबका अलग हो। तो ये क्या कह रहा है, एवरी कंपोजिट नंबर। इसलिए मैंने आपसे पहले प्राइम और कंपोजिट पूछा, क्योंकि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में ये 2 वर्ड आने वाले थे कि व्हाट इज़ प्राइम एंड व्हाट इज़ कंपोजिट। अगर आपको प्राइम और कंपोजिट वर्ड का मतलब नहीं पता है तो आप इस थ्योरम को नहीं समझ सकते। तो मैंने आपको बताया कि प्राइम नंबर वो हैं जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं, और कंपोजिट नंबर वो हैं जो अपने आप के अलावा भी किसी और से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे 5 प्राइम नंबर है, लेकिन 12 कंपोजिट नंबर है। 5 केवल अपने आप से ही डिवाइड होता है, 12 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी हो जाता है, 6 से भी हो जाता है और 4 से भी हो जाता है।
तो ये क्या कह रही है थ्योरम कि एवरी कंपोजिट नंबर, कोई सा भी कंपोजिट नंबर हो, उसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, प्राइम नंबर का प्रोडक्ट मिलेगा। देखो अब इस थ्योरम को समझो। एवरी कंपोजिट नंबर, क्लियर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। हर कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फैक्टर के रूप में दिखाया जा सकता है। और ये जो फैक्टराइजेशन होता है ये हर कंपोजिट नंबर के लिए अलग अलग होगा। हो गई सेम कैसे हो जाएगा, वही 12 के जो फैक्टर आएंगे क्या वही फैक्टर 15 के आ जाएंगे क्या? अगर सेम आएंगे तो नंबर भी तो सेम मिलेगा मल्टीप्लाई करके। अगर नंबर अलग अलग है तो उसके प्राइम फैक्टर अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे? यहाँ 3 और 5 आ रहा है तो इसमें भी 3 और 5 आ जाएगा? नहीं। अगर इसमें भी 3 और 5 आ जाएगा तो ये भी तो 15 ही हो जाएगा, फिर 12 कहाँ रहा? तो यानी कि हर कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है और ये फैक्टराइजेशन हर नंबर के लिए अलग अलग होता है। हो भाई, ये इतनी सी आसान बात। इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी कह सकते हैं। एग्जाम में अगर आपको आता है लिखने के लिए कि राइट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो आप लिखेंगे एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक फॉर एवरी नंबर। हर कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के रूप में दिखाया जा सकता है और ये फैक्टराइजेशन सब नंबर्स के लिए अलग अलग होता है, यानी यूनिक होता है, एक जैसा किसी भी दो का नहीं होगा। जो 36 के फैक्टर बनेंगे वो 30 के फैक्टर नहीं बनेंगे, 30 के फैक्टर अलग बनेंगे, तभी तो वो 30 है तभी वो 36। अगर दोनों के 1 से हो जाएंगे तो दोनों मल्टीप्लाई करके फिर सेम नंबर ही आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है सबको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बिल्कुल क्लियर हो गया? हाँ बताओ, तुम्हें कुछ कंफ्यूजन लग रहा है? खड़े हो जाओ, एक बार और बता देते हैं, बैठ जाओ। किसको समझ आ गई जो बोल के बता सकता है? कौन ट्राई करना चाहेगा अपनी लैंग्वेज? तुम्हें भी नहीं आया? वेरी गुड, अभी तो सबको आ गया था। कौन ट्राई करना चाहेगा बोल के, जो इसको बोल के बताना चाहे? या हिंदी में ही बता दो, ज़रूरी नहीं आप इंग्लिश में, जिस भी लैंग्वेज में आप एक्सप्लेन करना चाहें। कोई आएगा आगे? कोई है डेयरिंग? कोई नहीं है क्लास 10th में? मैथ्स में हाईएस्ट नंबर वाला कौन था 9th में? और बॉयज में तुम थे? पल्लव था, वो भी एब्सेंट है। इतनी सी बात बोलनी नहीं आ रही है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक फॉर एवरी नंबर। या इसको अगर आप नहीं बोल पा रहे इंग्लिश में तो हिंदी में समझा दीजिए कि मैम हर कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में दिखाया जा सकता है और हर कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर अलग अलग होते हैं। ये बोल के बताना नहीं आ रहा है? कैसे लिखेंगे फिर एग्जाम? कैसे लिखेंगे? आ गया? समझ आया? एंड वन थिंग मोर, घर जाके ना बेटा डेली रिवीजन करिए। मैं आपको बता रही हूँ 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जितनी भी देर की क्लास है, डेली घर जाके मैथ्स और साइंस तो जरूर से, एसएसटी में भी बहुत बच्चे लुढ़कते हैं, घर जाके रिवाइज करिए। अगर आपको 11th में अपनी पसंद की स्ट्रीम, अपनी पसंद के सब्जेक्ट चाहिए, अगर आपका जीवन में कोई टारगेट आपने सेट किया है कि मुझे बैंक में जाना है या मुझे मेडिकल में जाना है, मेडिकल लाइन में जाना है या मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, अगर आपका टारगेट है, अगर आपका है मैं तो कुछ भी करूँगा जो मिल जाए भाई, जो मिल जाए, अगर कुछ नहीं बने तब तो ठीक है। अगर आपका कोई एक टारगेट आपने सेट किया है कि हाँ मुझे इस लाइन में जाना है, मैं यहाँ अच्छा कर सकता हूँ, अगर अपनी पसंद के सब्जेक्ट चाहिए, अपनी चॉइस की स्ट्रीम चाहिए, तो मेहनत कर लीजिए, वो आपको 9th-10th के रिजल्ट के बेस पे ही मिलेगा। तो अगर जिसको इंजीनियरिंग में जाना है, बैंक में जाना है या मेडिकल में जाना है,
तो थोड़ा साइंस मैथ्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि आगे फिर आपको यही पढ़ना है। भाई इंजीनियरिंग में जाएंगे तो यही पढ़ेंगे, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री। मेडिकल में जाएंगे तो बायोलॉजी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो साइंस और मैथ्स के सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लीजिए। और अगर आप बैंक में जाएंगे तो भी आपकी मैथ्स में अच्छी कमांड होनी चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो आप तो गड़बड़ कर देंगे कंप्यूटर पर बैठ के सारा ही डेटा। तो मैं ये चाह रही हूँ कि 11th में आपको ये ना हो कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े कि अब मुझे कुछ नहीं मिल रहा है तो मुझे ह्यूमैनिटीज़ लेनी पड़ रही है। एक तो ये होता है कि ह्यूमैनिटीज़ मेरी पसंद है, मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, जहाँ मुझे हिस्ट्री ज्योग्राफी और यही पढ़ना है और मुझे IAS क्लियर करना है, BCS में जाना है, तो चलो मुझे यही सब्जेक्ट चाहिए, तो मैं अपनी पसंद से ले रहा हूँ। चाहे मेरे साइंस मैथ्स में IAS भी आए हैं तब मैं ये ले रहा हूँ, वो तो अलग बात है, वो तो चॉइस वाली बात हो गई। एक है कि नहीं यार मुझे जाना है तो बैंक में था, चाहिए मुझे मैथ्स की नहीं मिल रही, मुझे ह्यूमैनिटीज़ में बैठना पड़ रहा है, तो फिर आपके लिए वो जो ज़िंदगी भर का कॉम्प्रोमाइज़, समझ रहे ना बात को। तो ये स्थिति नहीं आनी। खेलो भी, गेम्स में भी जाओ, रीजनल भी जाओ, नेशनल भी जाओ, सब कुछ जाओ। कम से कम 12th तो करोगे कि नहीं करोगे? भाई 12th करोगे ना, बेसिक अपनी एजुकेशन 12th तक की तो लोगे या नहीं लोगे? उतना तो लोगे, तो उसके लिए तो कुछ करो। समझ आ गई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? आपको आगे बढ़ते हैं, मुझे बताना बेल का टाइमिंग होगा तो ठीक है। आजकल बेल तो यहाँ पता नहीं। देखो अब आ जाओ एक्सरसाइज नंबर 1.1 पे। आप खोल लीजिए बुक, पेज नंबर 5, न्यू बुक में पेज नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 1.1। हैव यू ओपन? कर लिया ओपन? आप देखो ध्यान से, ये बच्चों वाले क्वेश्चन फिर से आगे जो आप 6th में 5th में पढ़ते थे। पहला है एक्सप्रेस। पता इतना इजी चैप्टर है ना, अगर इसे 6 नंबर का वेटेज है इससे एग्जाम में, अगर 6 नंबर भी बन जाए इस चैप्टर से तो इसमें है ही क्या, इतना सा पुत्तू सा चैप्टर है। देखो ये कह रहे हैं एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। सबके प्राइम फैक्टराइजेशन करने, जैसे आपको मैं क्लास 6 में 5th में बताया होगा, 6th में मैंने बताया था प्राइम फैक्टर करने। सबको आते हैं कि नहीं आते हैं ना? इसमें बोर्ड पे बताने वाली बात तो नहीं है, कर लेंगे। पहला, आगे बढ़े। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द LCM। हाँ, ये भी एक रिलेशन है जो इसका क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में आया था ये। कैसे करना था देखो, मैं इसका क्वेश्चन ही बता देती हूँ कि बोर्ड में क्या क्वेश्चन आया था। बोर्ड में आया था, बोर्ड के क्वेश्चन आज मैं तुरंत चेक करके आई हूँ तो मुझे याद है, इसलिए मैं बता रही हूँ। 2 नंबर, उसने डायरेक्ट नंबर नहीं देता, उसने बोला था कि 2 नंबर 4:5 के रेशो में, ठीक है, और स्मॉलेस्ट नंबर जिससे वो डिवाइड होते हैं वो 11 है, ऐसा आया था। ध्यान से सुनना मेरी बात। क्या आया था कि 2 नंबर 4। अब ऐसा तो नहीं है, स्टैंडर्ड का पेपर हम चेक करने गए तो स्टैंडर्ड में तो स्टैंडर्ड ही क्वेश्चन आएगा, थोड़ा एकदम बेसिक तो आएगा नहीं। ये आया था कि 2 नंबर 4:5 के रेशो में है और स्मॉलेस्ट नंबर जिससे वो दोनों नंबर डिवाइड होते हैं वो 11 है, तो इसका LCM निकालो। ये क्वेश्चन आया, ठीक है, क्योंकि लंच टाइम 20 मिनट का होता है, लंच पीरियड 20 मिनट होता है ना, 20-25 तो कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, याद दिलाना।